राना उस्मान साहब के साथ मैंने सबसे पहली पॉडकास्ट की थी रिकॉर्ड। मोर और लेस उनका भी बिल्कुल मिजाज ऐसे ही। आपके मामू भी चार्ट अकाउंटेंट हैं, फिर आपने बताया आपके भाई भी चार्ट अकाउंटेंट हैं, आप खुद भी सीए में हैं। अगर सीए में अगर कोई साथ रिश्तेदार चाचा मामा सीए हो तो उससे जल्दी पास हो जाता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ठीक है, उस्ताद में और ज़िंदगी में ये बड़ा फ़र्क है। ठीक है, कि उस्ताद सिखा के इम्तिहान लेता है, ज़िंदगी इम्तिहान लेके सिखाती है। बी द सीनियर दैट यू वांटेड टू बी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप। वाह। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फर्गसन, इट्स अबाउट एनी अदर फर्म जिसके बारे में एक ये चीज़ है कि वहाँ पर लेट सीट्स का बहुत सीन होता है। अस्सलाम वालेकुम। हर वो बंदा जो सीए फील्ड में आता है उसका ख्वाब होता है कि वो फर्गुसन ज्वाइन करे और फर्गुसन में ट्रेनिंग करे और फर्गुसन जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। अच्छा, जो फर्गुसन में आ जाते हैं लोग, उनका ख्वाब होता है कि वो फर्गुसन में टॉप पोजीशन पर जाएं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं फर्गुसन के सीनियर पार्टनर सर जज़ेब अमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आई एम जेन्युइनली ऑनर्ड। आपने वक्त निकाला। मुझे अंदाज़ा है कि आप आज बहुत बिजी थे और आपने इस चीज़ का ऑनर किया कि हम लाहौर से आए हैं और आपने वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। ऑल फॉर अ कॉमन कॉज। प्रोफेशन की खिदमत हमारी एक कमिटमेंट है। हमें एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन अपने सीनियर से मिला और आगे हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हैंड होल्डिंग करके लोगों को रास्ता दिखाएं। ज़बरदस्त सर। आपने आते ही एक ऐसी बात की कि मुझे राना उस्मान साहब याद आ गए। राना उस्मान साहब के साथ मैंने सबसे पहली पॉडकास्ट की थी रिकॉर्ड। मोर और लेस उनका भी बिल्कुल मिजाज ऐसा ही था कि हम लोगों ने अपने सीनियर से, उन्होंने हमें सिखाया है, हमने सीखा है, हमने इसको लेके चलना है, आगे बढ़ाना है और इससे बेहतर पोजीशन में अपने जूनियर्स के हैंड ओवर करना है। और टू स्टार्ट विद इतनी इंस्पायरिंग बात, सर आई एम रियली एक्साइटेड। ऑनर टू बी विद यू। सर, थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के बारे में जान सकूँ और अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकूँ कि सर आप जो है क्या बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या शुरू में बस मीडियोकर ही थे और दरमियान में किसी पॉइंट पर आपको लगा कि नहीं, अब मुझे आगे ज़िंदगी में तेज़ी से बढ़ना है? देखिए, अब टाइम हैज़ इवॉल्व। एक इर्तिका का अमल मुसलसल है इंसानियत के साथ। बाय द टाइम वी वर इन आवर स्कूल्स व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, उस वक्त एक जो रेस थी मुल्क में, डॉक्टर इंजीनियर, आपके दो पाथ होते थे। एक मैट्रिक इंपॉर्टेंट, उससे आपको अगर साइंस में दाखिला मिल गया, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और उसके बाद वो। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक चैलेंजिंग कॉल ये थी कि जब हमने एफएससी के टाइम पे ये डिसाइड किया कि वी विल गो टूवर्ड्स द बिज़नेस स्टडीज़। जब बिज़नेस स्टडीज़ को एक्सप्लोर किया तब उस वक्त ये आइडिया पॉपअप हुआ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी नाम की क्वालिफिकेशन भी एक एग्जिस्ट करती है, विच इज़ मोर रिस्पेक्टेबल, विच हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप वेर यू कैन सर्व द ह्यूमैनिटी, यू कैन सर्व द पीपल, यू कैन बी पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर, यू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, यू कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस, यू कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ पीपल। तो दैट आइडिया दैट वर्कड वेरी वेल। और उसके बाद फिर एफएससी से साइंस से स्विच करके कॉमर्स में जाना, दैट ट्रांजिशन वॉज चैलेंजिंग, बट गॉड ऑलमाइटी हैड बीन वेरी काइंड और फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक टिल नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त सर। वंस आपने मुझे ऑफ द स्क्रीन बताया कि आपके मामू भी चार्ट अकाउंटेंट हैं, फिर आपने बताया आपके भाई भी चार्ट अकाउंटेंट हैं, आप खुद भी सीए में हैं। अगर सीए में अगर कोई साथ रिश्तेदार चाचा मामा सीए हो तो उससे जल्दी पास हो जाता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोफेशन है कि इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू फ्लरिश, टू क्वालिफाई एंड टू एक्सेल इन इज द प्रोफेशन। आपने अपने पर्चे देने हैं, अपने प्रैक्टिस करनी है, अपने आर्टिकल्स में काम सीखना है। द मोर यू डेवलप योर सेल्फ इन टू अ प्रोफेशन, द ब्लेंड दैट यू कैन अराइव एट विद द mix of the qualification and the experience that helps you shine. Then onward it's your call. आप प्रैक्टिस में रहना चाहें, इंडस्ट्री में जाना चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, लोकल, आउटसाइड पाकिस्तान। एंड दिस इज ब्यूटी ऑफ आवर प्रोफेशन दैट स्काई इज द लिमिट। एंड आप जो भी एक्सप्लोर करना चाहें, इफ़ यू आर कमिटेड विद योर एथिक्स, विद योर वर्क एंड यू आर डूइंग द राइट थिंग, देन देयर इज नो स्टॉपिंग टू यू। ज़बरदस्त सर। इतनी प्रिसाइजली इतनी बड़ी बातें सुनने का भी एक अपना ही मज़ा है। आई होप कि ये सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक भी उतनी खूबसूरती से पहुंच रही हैं और वो इसको समझ रहे हों। तो ये हमारे प्रोफेशन का एक हॉलमार्क है, विच आई एम जस्ट पासिंग ऑन द लेगेसी व्हाट वी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर सीनियर्स। इफ़ यू लुक बैक 1961 में जब हमारा इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ, द पीपल हु कैरिड देमसेल्फ, हु कंडक्टेड देमसेल्फ
इन अ प्रोफेशनल मैनर। वो एक नीश, एक रिस्पेक्ट जो उन्होंने सोसाइटी में इस्टेब्लिश की, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको आगे लेके चलें और मज़ीद रिस्पॉन्सिबल लोगों को उस ज़िम्मेदारी को हैंड ओवर करके, सो दैट वी कैन ऑल्सो सेट बैक एंड रिलैक्स कि हमारा प्रोफेशन महफूज हाथों में। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट that we have very many responsible people coming in our colleges, in our firms, in our practices, in our firm, who will do very well, and my lots of prayers and best wishes for them. ज़बरदस्त सर। आपने जिस दौर में सीए ज्वाइन किया, उस दौर में तो बीकॉम के बाद सीए को ज्वाइन करते होते थे, तो आर्टिकल्स होते थे, उसके साथ साथ ही पेपर दे रहे होते थे। तो जो फंडामेंटल्स लेवल है, फंडामेंटल्स जो स्टेज है, उसमें क्या आप थ्रू आउट पास होते रहे या आपने कभी फेलियर भी देखा? जी, मेरे सीए के जो पहले 3 ग्रुप थे, बिकॉज आई वाज अमंगस्ट द लास्ट बैच ऑफ ग्रेजुएट्स दैट जॉइंड इस्लामाबाद फर्गसन, FE1, FE2, P1 मेरे स्ट्रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में थे। देन आई कुड नॉट डू ऑल दैट वेल इन P2, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने क्वालिफाई किया था, रियलाइज कि गलती मेरी थी कि मैं उतना अच्छा था P2 में फर्स्ट अटेम्प्ट में परफॉर्म नहीं कर सका। बट गॉड हैड बीन काइंड, विद इन फ्यू मंथ्स फ्रॉम माई आर्टिकल्स कंप्लीशन आई क्वालिफाइड एंड अल्हम्दुलिल्लाह होल्डिंग द नर्व टाइट। थैंक यू। ज़बरदस्त सर, आप क्वालिफाई करके और आप फर्गुसन वालों ने आपको कहा कि आप रुक जाएं यहाँ, मतलब आपने फर्गुसन में रुकना प्रेफर किया? कहीं क्वालिफाई करने के बाद नॉर्मली लोग स्विच करना चाहते हैं टू बिगर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर वो शायद ज़्यादा अच्छे पैसे, ज़्यादा बड़े पैसे कमा सकें। देखिए, जो खाली पैसे कमाना, दैट इज़ नॉट द थिंग। ये चीज़ें हम कई दफ़ा पहले भी डिस्कस करते हैं कि अगर आपने खाली पैसे के लिए आना है तो फिर बंदा गोल्फ खेल ले, ठीक है। ठीक है, आई मीन उसमें बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसमें इतना पैसा है, बट इट्स अबाउट अ करियर दैट यू मेक, द चॉइसेस दैट यू टेक द नेक्स्ट 30-35 ईयर्स। हाउ वुड यू वांट योर प्रैक्टिकल लाइफ टू बी, द पीपल दैट यू सिट अलॉन्ग, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, जिस सोसाइटी में आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, किस तरह आप आने वालों की हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। तो मेरा ज़ाती नज़रिया ये था कि आपका जो एक प्रैक्टिस है, दैट गिव्स यू मोर एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट एंड दैट पार्ट। और ये चॉइस हम आर्टिकल्स के दौरान ही अपने आप को असेस कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट तो हमारे पर्चे ले ही रहा होता है, वो तो असेस कर ही रहा होता है, बाकी फर्म्स का भी अपना एक डेकोरम वगैरह, बट यू गेट टू सी कि आपका एप्टीट्यूड प्रैक्टिस का है या आप इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे, वेयर यू आर मोर कंफर्टेबल। मेंटल वेलबींग और जो आपकी जो एपेटाइट है, हाउ यू वांट टू शेप अप योर सेल्फ एज ए प्रोफेशनल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस में रहते हुए एक और चीज़ जो मैं फील करता हूँ कि इसमें आपको उस तरह मोनोटनी का आपको सामना नहीं करना पड़ता जिस तरह आपको एट टाइम्स इंडस्ट्री में कि कोई प्योरली रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व है या बजटिंग में है या टैक्सेशन में है। और वन फाइन डे, एवरी डे, आई मीन आप एक बैंक का ऑडिट भी देख रहे हैं, एक लिस्टेड कंपनी भी देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी देख रहे हैं, आप एक एनजीओ का भी काम देख रहे हैं, तो दैट गिव्स यू ब्रॉड स्पेक्ट्रम दैट यू हैंडल ऑन अ डेली बेसिस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा मसरूफ गुजर जाता है, एंड यू कीप योर सेल्फ कनेक्टेड विद ऑल द ब्रॉड एस्पेक्ट्स दैट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट एग्जिस्ट। और आपकी जो एक ख्वाहिश है टू कंट्रीब्यूट टू दैट एंड टू लर्न फ्रॉम दैट, द जर्नी कंटिन्यूज। ज़बरदस्त। अच्छा सर, जब आपने डिसाइड किया कि आपने उसमें ही रहना है, आपने तो कहा कि मैंने आर्टिकल्स के दौरान ही असेस कर लिया था, और फिर आप विद इन अ फर्म आप रुक गए और आपने प्लान किया, लेकिन मुझे लगा आपने जितनी तेज़ी से ग्रो किया विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अमेजिंग। यानी बहुत से लोग फर्म में होते हैं लेकिन उनका ग्रोथ, वो जो लेडर्स हैं ग्रोथ की, वो इतनी जल्दी नहीं चढ़ पाते जितनी जल्दी आपने इसको अचीव किया। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, ये क्या राज है? देखिए, जब हम प्रैक्टिस में आए थे ना, उस वक्त जो इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप के स्टेटिस्टिक्स थे, अराउंड 45% मेंबरशिप उस वक्त भी प्रैक्टिस में थी। तो इट वाज कंस्ट्रूड मोर ऑफ अ प्रोफेशन दैट वाज प्रैक्टिस ओरिएंटेड। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वी सॉ द वे इकोनॉमी ड्रू अप। अगर मैं इस्लामाबाद की लोकल मार्केट की बात करूं, यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इंजीनियरिंग एंटिटीज़, बाकी इन्होंने जब ग्रो किया तो उससे एपेटाइट यहाँ पे इंडस्ट्री में डिमांड और तरह से क्रिएट हुई फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फॉर देयर कंजम्पशन। फिर हमारे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बढ़ गया है, जो कन्वेंशनल अकाउंटेंट के काम थे वो खाली अकाउंट से बढ़ के फिर बजटिंग, प्लानिंग, कंट्रोल्स, इंटरनल ऑडिट, रिस्क असेसमेंट, एक नई दुनिया खुल गई जिसके लिए इनकी ज़रूरत थी, एंड दे वर कंज्यूम दैट वे। सो बट आपके लिए इस हिसाब से प्रैक्टिस में रहने का डिसीजन, ऑफ कोर्स इट वाज डिमांडिंग, बट इट वाज अ कॉशियस डिसीजन। एंड आप अगर पिच पे खड़ेंगे तो फिर रन्स खुद ही बनेंगे,
ठीक है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दैट कि आपने अपनी इनिंग सही तौर पे कंस्ट्रक्ट करनी है, खेलनी है। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं, करम नवाजी है, उनके वालिदैन की दुआएं हैं, तो मैं तो उसी को एट्रीब्यूट करता हूँ। मेहनत तो सारे करते हैं, ठीक है, बट ये इंशाल्लाह बाकी भी हमारे जो फॉलोअर्स हैं आने वाले, इफ़ दे विल कंटिन्यू द कन्वेंशनल मेथडोलॉजी, देयर इज़ नो पावर स्टॉपिंग देम फ्रॉम ग्रोथ एंड सक्सेस। अच्छा सर, आपने 2000 में क्वालिफाई किया और फिर आपने ये भी बताया कि आप टीचिंग में भी आए, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा था और कौन से सब्जेक्ट्स आप टीच करते थे? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा ना कि ये लेगेसी हमें हमारे सीनियर से मिली थी, जो हैंड होल्डिंग, जो जिम्मेदारी है, एक चीज़ जो हमेशा कैरियर काउंसलिंग में हम डिस्कस भी करते हैं, हमारे सीनियर्स भी कहा करते थे, हम भी कहते हैं कि खुदा वो वक्त ना लाए कि कभी हमें अपने सीनियर्स को पे बैक करना पड़े, बट द बेस्ट वे टू रिकग्नाइज एफर्ट्स ऑफ आवर सीनियर्स इज़ कि आने वालों के हैंड होल्डिंग करें। तो इट वाज मोर ऑफ अ वॉलंटरी वर्क। कुछ लिमिटेड से दोस्त, कुछ आसपास के हमारे कुछ इमीडिएट जो आर्टिकल्स समझते जूनियर वगैरह थे, उनको गाइडेंस वगैरह की। इट स्टार्टेड विद दैट, बट द वर्ड ऑफ माउथ ट्रेवल्ड एंड देन कॉलेजेस अप्रोच्ड मी। बट वो मैंने कुछ साल वो किया, आई मीन कुछ साल तो नहीं, 7-8 साल आई वॉज पार्ट ऑफ द विजिटिंग फैकल्टी, बट व्हेन आई वाज मोर vested with my responsibility on the practice side, I was on the partnership road, so then I focused more on my practice side. But मेरा ख्याल है कि जितना अर्सा मैंने पढ़ाया, the number of gold medals and merit certificates, मैंने अब एटलीस्ट अपने उस्तादों का हक अदा कर दिया जिन्होंने हमें सिखाया था, हमने उनको ट्रांसफर जो एक फ्लैग था आगे मजबूत हाथों में ट्रांसफ़र किया। अच्छा सर, आप कब आप पार्टनर प्रमोट हुए फर्गुसन में? I have been a partner for like 13 years now. 13 years, यानी 2011 में ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें दो तीन क्वेश्चंस मैं इस हवाले से करना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, स्टूडेंट आम तौर पे, ख़ास तौर पे, यानी जिसकी 2-4 अटैम्प्ट्स एक्स्ट्रा लग जाए ना, सच्ची बात है, उसका कोई बहुत तगड़ा रेफरेंस ना हो तो फर्गुसन नहीं सोचता, वो कहता यार मैं उस गेम से निकल गया हूँ। लेकिन जो बच्चा स्टेट अटैम्प्ट में पास करता है ना, वो बड़ा एक्सपेक्ट करता है और वो चाहता है कि फर्गुसन का पार्ट मैं बनूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ। अच्छा, कौन से ऐसे रीजंस हैं आपको लगता है कि जिसकी वजह से वो इतना अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म करने के बावजूद फर्गुसन में नहीं आ पाता? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें आपने रेफ़र की। पहली चीज़ तो देखें, अगर किसी के मल्टीपल अटैम्प्ट्स वगैरह हैं, इमोशनल बैलेंस अपना सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ठीक रखें कि मज़ीद अटैम्प्टों में यू डू नॉट फॉल इन गिविंग एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स। माशाल्लाह आपने कॉशियस डिसीजन किया है सीए करने का, जो रूट आपने डिसाइड किया है आप उसमें परफॉर्म करें, गॉड ऑलमाइटी विल हेल्प यू, यू विल सेल थ्रू। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर किसी की 1-2 अटैम्प्ट अगर ज़्यादा हो भी जाए तो व्हाट वी डू, आवर एचआर इज़ वेरी कॉशियस ऑफ द फैक्ट कि ह्यूमन कैपिटल इज़ द कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज़ आवर वर्किंग कैपिटल। आई मीन ऑफ कोर्स कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ डिपेंडेंट एंड ऑन इट्स पीपल, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो टैलेंट को लूज़ करे। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए वी हैव नाउ गिवन अ डिफाइंड ब्रैकेट, 4 से 5 बैच के वो whosoever is falling in that bracket they can apply. So it is not just confined कि एक ही बैच will be eligible first attempter. So एक जो एक opportunity to broader bracket है जी, they can come, they can participate and they go to through the induction process and those who make it through उसमें। तीसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का था कि बाज़ दफ़ा फर्स्ट अटैम्प्टर्स दे डोंट मेक इट थ्रू। जो इंडक्शन प्रोसेस किसी भी फर्म का होता है कि दे आर मोर फोकस्ड कि अगर हम वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ पब्लिक प्रैक्टिस, हैंडलिंग पीपल, मैनेजिंग पीपल, डीलिंग पीपल, तो द पीपल हु कैन कैरी आवर ब्रांड, हु कैन कैरी आवर क्वालिटी स्लोगन, हु कैन कंडक्ट देमसेल्फ इन अ प्रोफेशनल मैनर। एक प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेगेसी है, फिर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हु कैन बी अ पीपल्स पर्सन, ठीक है, हु कैन वर्क टुगेदर, हु कैन ब्लेंड टुगेदर एज अ टीम। जो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, समवन मे बी वेरी गुड इन स्टडीज़ बट इफ़ ही लैक्स द इंटरपर्सनल स्किल्स, तो शायद फिर वो टीम उस तरह इकट्ठे डिलीवर नहीं कर सकती अगर कोई उसमें से एक उस तरह परफॉर्म ना कर रहा हो। तो वी लुक फॉर द टीम प्लेयर्स हु आर गुड इन देयर स्किल सेट एंड दे आर सपोर्टेड विद देयर एकेडमिक्स एंड दे मेक अ बेस्ट टीम विच कैन परफॉर्म एंड वर्क वेरी वेल। अच्छा, एक तरफ ये वाला एक पहलू, दूसरी तरफ जो बच्चे आ जाते हैं, अब जब तक बच्चा फर्गुसन नहीं होता तो वो तड़प रहा होता है फर्गुसन आने के लिए, लेकिन जैसे वो फर्गुसन आ जाता है
तो उसको खुशी तो होती है, वो सब लोगों को सीना चौड़ा करके तो बताता है, लेकिन ऑन द अदर साइड जब वो बंदा कोई चीज़ हासिल कर लेता है तो फिर उसके अंदर उसको प्रॉब्लम होने लगती है। फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फर्गूसन, इट्स अबाउट एनी अदर फार्म जिसके बारे में एक ये चीज़ है कि वहाँ पर लेट सीट्स का बहुत सीन होता है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि इस्लामाबाद में क्या सीन है, बट ओवरऑल फर्गूसन की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल फर्म्स की बात करूँ, ये जो लेट सीट्स हैं ख़ास तौर पे तब जब काम हो तो लोग इतना बुरा नहीं फील करते, लेकिन जब काम ना हो और सिर्फ इसलिए बैठना हो चूँकि सीनियर्स बैठे हुए हैं तो बच्चे बड़े डिस्करेज और डिमोटिवेट होते हैं। इसके वाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो कन्वेंशनली हमारे प्रोफेशन के साथ इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनन के दैट हम जो कि सर्विस सेक्टर में हैं और हमने अगर टाइमलाइंस कमिट किए हैं क्लाइंट्स के साथ, तो वी विल ट्राई एंड अचीव दोज टाइमलाइंस बिकॉज देर आर अदर डिसीजन मेकर्स, देर आर अदर पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन आवर क्वालिटी एंड टाइमली इनपुट टू मूव फॉरवर्ड। फिर दूसरी चीज़, अब जो ओवर द ईयर्स जो फर्म्स का कल्चर है, जो क्राफ्ट है, कन्वेंशनली जनरेशन एक्स वाई, फिर जेंजी, मिलेनियल्स, इन सब के आने के बाद फर्म्स का भी जो कंडक्ट है, जो उनका ऑपरेटिंग स्टाइल है, इट हैज़ चेंज्ड। द पीपल हु आर नाउ लीडिंग द शो, जो पहले भी जो गाइड कर रहे थे, उनकी कनेक्टिविटी अपने स्टाफ के साथ, अपनी टीम के साथ थी। ये चीज़ें पहले, आई विल बी वेरी मच कैंडिड इन एग्रीइंग विद यू कि शायद ये मसला पहले बहुत ज़्यादा था, बट ओवर द ईयर इट हैज़ शेप्ड अप। ठीक है, अभी ये रिफाइन हो गया है, जो नई जब वर्क फ्रॉम होम, वर्क लाइफ बैलेंस के अलावा अब चीज़ वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की तरफ चली गई। यू वेस्ट द पीपल विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट देम कम अप विद द क्वालिटी प्रोडक्ट और आप उसको उस हिसाब से एब्जॉर्ब कर लें। तो लेट सेटिंग अब शायद कुछ लोग बाय चॉइस भी करते हैं, बट वो वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की वजह से अपने कंफर्ट जोन में अब काम करते हैं। हमने ग्लोबली भी ये चीज़ देखी है, बाहर की फर्मों ने भी जो ये सर्विस वगैरह कराए हैं कि पीपल वांट फ्लेक्सी आवर्स, even they are willing for a cut in their compensation and their packages, but they want that they need time for themselves। और अभी अगर आप देखें, जो यूएस में एक बड़ा गैप आया है, 4 मिलियन प्लस वॉलंटरी रेजिग्नेशन, 40 लाख लोगों ने खुद इस्तीफे दे दिए, और उसी की वजह से फिर उस गैप को फिल इन करने के लिए सब कॉन्टिनेंट और बाकी जो वर्क फोर्स है, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड कंट्रीब्यूट देयर। वो सारे उन्होंने अपने वर्क लाइफ बैलेंस और इंटीग्रेशन इन चीज़ों को देखते हुए किया कि इफ़ आई हैव द टैलेंट, आई हैव द स्किल सेट, तब मुझे काम मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे टाइम चाहिए। ये रियलाइजेशन अब हमारे प्रोफेशन में भी है, और बाकी भी आप अगर आप देखें तो अब फाइनेंस टीम में, कई कंपनियों में भी, हम बाहर की दुनिया में देखें 3 डेज़ के वीकेंड का भी अब कॉन्सेप्ट जो है अंडर कंसिडरेशन है। तो आई थिंक दिस विल शेप अप एंड विल इवॉल्व विद द इमर्जिंग ट्रेंड्स ग्लोबली। अच्छा सर, एक पॉइंट और है, ऑल्दो वो उसको मैं आपसे क्या, आई कैब डिटर्मिन करता है कि स्टाइपेंड क्या होना चाहिए, बट बहुत से लोग चूँकि वो फार्म से वो अमाउंट वसूल कर रहे होते हैं तो वो गिला फार्म से करते हैं कि ये जो स्टाइपेंड है ये अप टू द मार्क नहीं है, या चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, तो स्टाइपेंड जो है वो बहुत ऑन द लोअर साइड है। या ग्लोबली देखा जाए तो स्टाइपेंड इससे बहुत बेहतर होता है। पाकिस्तान में जो स्टाइपेंड है वो मिनिमम वेज से भी कम है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, प्रोफेशन हमारा एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है, और इसमें जो स्टाइपेंड का मामला है वो इंस्टीट्यूट में काउंसिल लेवल पे डिस्कस होकर, डेलिब्रेट होके, उसमें डिफरेंट फर्म्स की भी रिप्रेजेंटेशन वगैरह होती है। दे ऑल वर्क ऑन इट एंड देन दे डिसाइड, वॉट एवर दे डिसाइड इट्स बाइंडिंग ऑन अस। पहले भी इंस्टीट्यूट ने जब जब जैसे जैसे इंक्रीज़ किया है, वी हैव फॉलोड इट, वी हैव रिस्पेक्टेड द इंस्टीट्यूट डिसीजन। It is not just only restricted to the amount of stipend that firm pays to the people, it's the other environment, training, और जो बाकी firm उन पे इतने huge spend और करती है in their development, the assets that are vested in them, फिर बाकी जो उनके client आने जाने के और बाकी traveling, boarding, lodging, ये सारी चीज़ें भी वो firm, तो I think it is something that can be managed, it is workable। इट इज़ वर्केबल, और वो उसको अगर कॉशियसली, वी कैन नॉट जस्ट अक्रॉस द बोर्ड गिव अ स्वीपिंग स्टेटमेंट कि ये कम है या ज़्यादा है इस पर, बट आई थिंक इट इज़ ऑल दैट कैन बी वेरी कॉशियसली डिस्कस्ड, और उसमें बैलेंस इंटीग्रेट किया जा सकता है। अच्छा, नॉर्मली हम लोग एक स्टूडेंट जो है वो फर्गूसन जाना चाहता है और वो चीज़ चाहता है मैं बाहर जाऊँ, तो क्या मतलब ये उसके कंट्रोल में है कि वो फर्गूसन से सेकंडमेंट लेके यूएई जा रहा हो या किसी दूसरे मुल्क जा रहा हो? मैं ही कहना ये चाह रहा हूँ
मैं फर्गसन ज्वाइन किया है, या मैं फर्गसन ज्वाइन किया, मुझे फर्गसन वालों ने वो कर लिया, इंडक्ट कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सेकंडमेंट हो जाए, मैं सऊदी अरेबिया चला जाऊँ। इज़ दैट पॉसिबल फॉर अ ट्रेनिंग, या वो अप्लाई करें या कुछ ऐसे करें, या ये फर्म की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है? नहीं, हमारे पास अभी भी जो डिफरेंट ग्लोबल फर्म्स के साथ जो काम चल रहे हैं, बाकी भी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह आते हैं, वी डू आस्क आवर पीपल जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वी एवेल्युएट एनालाइज देम, और whosoever wants to have a global perspective, there is no stopping. अच्छा सर, वंस यू आर आउट ऑफ द फर्म, आपने फर्म से आर्टिकल कंप्लीट किए, व्हाट इज़ द राइट टाइम कि आप किसी इंडस्ट्री में चले जाओ? कुछ लोग होते हैं वो फर्म में रुकते हैं, 4 माह 6 माह साल काम किया और फिर इंडस्ट्री में जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो फर्म में आर्टिकल ख़त्म होते साथ ही चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आर्टिकल ख़त्म होते हैं, वेट करते हैं, क्वालिफाई होते हैं, फिर जाते हैं। तो डिफरेंट सिनेरियोज, व्हाट इज़ द आइडियल सिनेरियो टू स्विच टू द इंडस्ट्री? देखिए, जो इतना मैंने पहले बात की थी ना, इट्स द चॉइसेस यू मेक, द डिसीजन पॉइंट दैट यू टेक। पहले तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके एप्टीट्यूड प्रैक्टिस की तरफ है या इंडस्ट्री की तरफ है। फर्म में रुकने वाले ऑफ कोर्स दो जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एक तो लोग कुछ क्वालिफिकेशन के लिए रुके होते हैं, दे फील कि इंडस्ट्री में शायद जाके इतनी एग्ज़ाम लीव्स वगैरह ना मिलें, और एक डिसकनेक्ट आ जाता है। फर्म ऑफ कोर्स, हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है कि फर्म्स खाली ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे आर सब्सटेंशियली बिजनेस स्कूल्स, जो आप हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करके केस स्टडियाँ वहाँ जाके आप बाहर पढ़ते हैं, बाहर के कॉलेजों में, यहाँ पे आप लाइव यू आर पार्ट ऑफ दोज केस स्टडीज़। आप एक भी ऑडिट की अच्छी प्लानिंग कर लें, उसके बिजनेस को, उसके डायनेमिक्स को, उसके सिस्टम्स को, उसके कंट्रोल्स को, उसकी रेशियोज़ को आप एवेल्युएट कर लें, तो दैट इज़ अ फुल प्रोजेक्ट ऑफ सम BBA लेवल एट सम ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो आपको पहले तो ये चीज़ ये खुद अपने तौर पे जो फील करनी है कि आपका फर्म छोड़ने से डिस्कनेक्ट स्टडीज़ के साथ और जो एक नॉलेज के बेस है उसके साथ, तो दैट ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रिस्क कि आपकी क्वालिफिकेशन में शायद डिले आ जाए। बट इफ़ यू फील कि आप फर्म में रह के क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वाई नॉट। फिर दूसरे वो लोग हैं जो दे हैव मेड अप देयर माइंड ऑफ स्टेइंग इन द प्रैक्टिस। इंडस्ट्री में जाने के लिए आप जो डिसीजन वगैरह करते हैं, कुछ लोग पोस्ट क्वालिफिकेशन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स को गेज करते हैं। फिर एक और चीज़ जो हमारा जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि चाहे डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक बेसिक अपनी स्टडीज़ के बाद यू नीड सम टाइम, गुड 3, 4, 5 years to launch yourself into the market for your acceptance. When people start trusting your advice, then they start looking for you. एंड व्हेन यू फील दैट यू हैव अटेंड दैट पॉइंट, फिर आप उसके ऊपर डिसाइड कर लें आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है या आपने इंडस्ट्री में जाके कंट्रीब्यूट करना है। नॉर्मली यही होता है कि लाइक व्हेन द वर्ल्ड ट्रेवल्स, द मार्केट फोर्सेस, दे आर कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर टैलेंट एंड द फ्रेश ब्लड हु कैन सपोर्ट मोर, हु आर मोर एनर्जेटिक, एजाइल, हु आर फुल ऑफ आइडियाज। सो दैट इज़ द पॉइंट व्हेन यू टेक अ कॉल whether you want to continue contributing to a broader spectrum within the firm, or you want to have a focused approach of working in a specific industry or the company. ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप लोग जो है ना वो फर्म के बाद आर्टिकल्स भी कर लेते हैं, आर्टिकल्स करने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी इंडस्ट्री, और बाज़ औक़ात उसके बाद भी वापस फर्म आ जाते हैं। तो ये एक अजीब सा ही सिनेरियो बन जाता है। बट आई हैव सीन पीपल, अब वो ये अब एट टाइम्स दे आर ऑफ द ओपिनियन कि भाई ये हब है, मैं इधर मूव करूँगा तो इधर से मैं दोबारा कहीं पर भी जंप कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या ये राइट अप्रोच है? देखिए, लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। यू डोंट लूज मच। अगर आप प्रैक्टिस से इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ से वापस प्रैक्टिस में आते हैं, तो जो आपका इंडस्ट्री का टाइम भी है, दैट इज़ व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो वहाँ पे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या एपेटाइट है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है। मैंने खुद लाइक एक बार डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए अटेंड किया कि हाउ डू द डायरेक्टर्स थिंक। मैं फ्रॉम द ऑडिटर परस्पेक्टिव, फ्रॉम द कंसल्टेंट, फ्रॉम द एडवाइज़र साइड तो इतने साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आई नीड टू वर्क ऑन हाउ डू दे थिंक। तो जब इंडस्ट्री की साइड से जब लोग वापस प्रैक्टिस में आते हैं, दे नो इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स के हैं, उसके मसले के हैं। आई थिंक दे आर मोर वेल इक्विप्ड टू अटेंड टू द प्रॉब्लम्स एंड दे कैन be a good consultant because they understand better what the problems are there and how they should be addressed. एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स ही शुड इन्वेस्ट
कि वो पार्टनर बन जाए, या अगर वो पार्टनर नहीं बन रहा तो उसे फैसला ले लेके फिर मैं फर्म में ना रुकूं? नहीं, देखें, ये इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज़ द स्किल सेट. व्हेन यू हैव रिफाइंड योर सेल्फ इनटू अ क्वालिटी प्रोफेशनल, ठीक है, आपका टेक्निकल नॉलेज, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि आपके क्वालिटी ही आपकी मार्केटिंग है. हमारे प्रोफेशन में मार्केटिंग उस तरह अलाउड नहीं है, तो आपकी क्वालिटी ही आपका प्रोफेशन है. इट इज़ योर स्लोगन, इट ट्रेवल्स फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ एंड पीपल दे कम टू यू लुकिंग आफ्टर यू कि हमने किससे काम करवाना है. एक तो इफ़ यू हैव अटेन्ड दैट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड दैट एक्सेलेंस, दैट मैटर, फिर आप उसमें जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, योर स्किल एज एन HR पर्सन, योर इंटरपर्सनल स्किल्स, योर बिजनेस डेवलपमेंट स्किल, योर connectivity with the profession, what are the emerging trends, what are the prospective things that industry would be needing down the lane, how you invest in the future. देखिए, हमें जो आज जो चैलेंज है वो इट इज़ नॉट अबाउट द पीपल हु आर ऑलरेडी बीन इन प्रैक्टिस फॉर गुड 20-30 ईयर्स, सारा कुछ. हाउ आवर पीपल विल बी रेलिवेंट फॉर टुमारो. We race to meet a future which is continuously evolving. गोल पे पोस्ट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. बिल्कुल. जो आज CA करने आ रहा है, आज से 25 साल बाद जब उसकी उम्र 50 साल होगी, तो जब उसकी उम्र 50 साल होगी तो वो उस वक्त उसके पास क्या चैलेंजेस होंगे, क्या उसके जो फाइनेंशियल जो इस वक्त वर्ल्ड के जो डायनामिक्स होंगे उसको वो कैसे बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं. तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच वाले जो हु कैन इन्वेस्ट इन दैट अप्रोच, they should be the one who should step forward and invest in practices, give their time to practice and groom the leaders for future. अच्छा सर, हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को ऑडिट की प्रैक्टिस कराते हैं, टैक्स की प्रैक्टिस कराते हैं, ERP में प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री शायद उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही होती है. और एट टाइम्स हम, जैसे मैं अक्सर ये सवाल, हमारे पास लास्ट कुछ पॉडकास्ट पहले टेट्रा पैक के CFO थे, डायरेक्टर फाइनेंस थे, सॉरी, उनसे मैंने बात की तो मैंने कहा कि सर आपने आर्टिकल्स किए, आपने आर्टिकल्स में ये सीखा? उन्होंने कहा नहीं सीखा. तो फिर आपने कब सीखा? उन्होंने कहा जी हमने तो ये ऑन द जॉब ही सीखा है. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने बच्चों को और जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं, और अब तो बहुत से लोग HR में भी आए हैं, सप्लाई चेन के हवाले से बहुत से चार्ट अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, वो उन स्किल्स में डेवलप नहीं कर रहे होते. क्या आपको लगता है कि उन स्किल्स के हवाले से भी डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे ट्रेनिंग्स की? लेकिन ट्रेनिंग का जो एक बड़ा जो मकसद है ना कि एडेप्टेबिलिटी, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशंस. आप एक साल में 8-10 ऑडिट्स जो डिफरेंट करते हैं, उसमें किसी डेवलपमेंट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का करते हैं, कोई फैमिली ओन्ड बिजनेस है. असल चीज़ तो वो एडेप्टेबिलिटी है. ये क्या है कि कहाँ पे थॉट प्रोसेस किस तरह चल रहा है, कौन आर मोर रिस्क अवर्स, कौन मार्केट को किस तरह टाइप कर रहे हैं, सेल्स वगैरह के डायनामिक्स कहाँ पे क्या है, कहीं पे कॉस्ट कट करते हैं, कॉस्ट रेटलाइजेशन उसके ऊपर किस तरह काम हो रहा है, कहाँ पे ट्रेजरी मैनेजमेंट किस तरह है. असल चीज़ तो वो सीखने वाली है. तो ये जो एडेप्टेबिलिटी है, जो 3.5 साल 4 साल की ट्रेनिंग वगैरह होती है, दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू बी रिस्पॉन्सिव. आप किसी भी इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में चले जाएं. दैट्स द रीज़न जब आप आर्टिकल्स के बाद एम्प्लॉयमेंट वगैरह के इंटरव्यू में बैठते हैं, वो जब आपका एक प्रोफाइल वगैरह देखते हैं कि आपने क्या काम किया हुआ है, किन ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह, जब आप अपने बारे में बताते हैं कि मैंने ये चीज़ें, एंड हाउ यू आर लाइक फाइनेंस एज द की रोल, हाउ यू ब्रिज एज ए जॉब इंचार्ज, आपने जो काम किया होता है बिटवीन योर फर्म एंड द क्लाइंट, आपने एक ब्रिज के ऊपर जो काम किया होता है एज ए सीनियर जो काम किया, दैट हेल्प्स यू ट्रांसलेट इनटू ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप जाते हैं. वहाँ पे जो बोर्ड डायरेक्टर्स, CEO वगैरह के साथ आपने अपने ग्रास रूट के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसके ब्रिज का काम करना है. ठीक है, हाउ वट एवर द डिसीजन दैट दे आर टेकिंग, हाउ इट वुड ट्रांसलेट इनटू फाइनेंशियल नंबर्स, व्हाट यू हैव अचीव्ड, हाउ यू आर रिपोर्टिंग इट, दैट. तो असल चीज़ तो वो आपका एक्सपीरियंस है विच गिव्स यू स्ट्रेंथ टू स्ट्रेच आउट एंड फ्लाई वट एवर न्यू होराइजंस यू वांट टू एक्सप्लोर. ज़बरदस्त. अच्छा सर, बहुत से अब इंडस्ट्री आर्टिकल्स आपको पता है बहुत ज़्यादा इन होते जा रहे हैं, और जो इंडस्ट्री के हमने लोगों के साथ पॉडकास्ट किए, बहुत से लोगों के साथ किए हैं,
उन्होंने अपने तौर पे बहुत सी बातें बताई कि जी हम तो वो बातें भी बता रहे हैं जो फर्म वाले एक्सपोजर नहीं दे सकते। यानी फातिमा ग्रुप के हमारे हैं, उन्होंने बताया कि हम तो अपने बच्चों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। अब ऑब्वियसली ये फर्म वाले तो नहीं ये वाली चीज़ सिखा पाएंगे, उन्होंने तो अपने स्कोप के अंदर ही रहना है। अच्छा, जो फर्म वाले लोग होते हैं वो जो है वो कहते हैं भाई मैं आपको 10 कंपनीज़ के 12 कंपनीज़ के ऑडिट आपको मैं साल में करवा देता हूँ। आपको मैंने बैंक का, फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्सटाइल, शुगर मिल, सारे सेक्टर्स तो मैंने आपको सिखा दिए। अब यू आर गुड टू गो, उड़ो जो मर्जी करो। अच्छा, अब यहाँ पर जब एक बच्चा वो दोनों बातें सुनता है ना तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार व्हाट इज़ राइट फॉर मी, मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इंडस्ट्री में जाऊँ आर्टिकल्स के लिए या मैं फर्म में जाऊँ आर्टिकल्स के लिए। मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं आपसे ये सवाल पिच करूँ कि सर अगर आपका बेटा है और उसने कैफ पास किया है तो आप उसे फर्म में भेजेंगे या इंडस्ट्री में भेजेंगे? देखें, इसमें जो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, दैट वी नीड टू बी कॉशियस ऑन, कि बच्चे में अपनी अर्ज कितनी है सीखने की। ठीक है, अगर आप घोड़े का मुंह पानी में डाल देंगे, उसने नहीं पीना तो नहीं पीना। ज़बरदस्त। ठीक है, तो आपके इस तरह के हाई फ्लायर्स आपको प्रैक्टिस में भी मिलते हैं और जो आउटसाइड प्रैक्टिस जो ट्रेनिंग है उसमें भी मिलते हैं। तो वाई नॉट, आई मीन अगर कहीं पे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो लेट्स अप्रिशिएट दैट, उसको बिल्कुल आई मीन बाकियों के लिए भी उसमें एक लर्निंग पॉइंट यकीनन होगा कि वो भी इफ दे कैन गिव दोज एक्सपीरियंसेस। तो बट इसमें एक ब्रॉडर चार्टर जो ट्रेनिंग रेगुलेशंस का है वो एग्जिस्ट करता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग आपको टैक्स की, अकाउंटिंग की, रिपोर्टिंग की, ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं, तो दैट रिफाइन यू इनटू अ मोर क्वालिटी प्रोफेशनल। फिर इसमें अपने आप को एक डिसिप्लिन से कंडक्ट करना, कैरी करना, टाइमिंग्स को फॉलो करना, द पीपल दैट यू इंटरेक्ट, आपको क्लाइंट पे मिलना, अगर आप विद इन इंडस्ट्री अगर आप कहीं ट्रेनिंग वगैरह करें तो जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में उसमें भी आप अपना उठना बैठना, बातचीत, ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं, रिफाइन कर रहे होते हैं, जो आपको एक एक्सपोजर, एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलता है। तो इट्स अ कॉम्पोजिट थिंग एंड पॉइंट इन टाइम पे जो बेहतर डिसीजन किसी के लिए वो है जो उसकी नीड के हिसाब से है, विच कोलैबोरेट्स विद देयर एप्टीट्यूड एंड देयर प्लान फॉर द फ्यूचर। अगर किसी ने डिसाइड किया हुआ है कि उसने जाना ही इंडस्ट्री में, रहना ही इंडस्ट्री में, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट द टाइम ऑन द ट्रेनिंग दैट इज़ आउटसाइड द प्रैक्टिस। ज़बरदस्त। अच्छा सर, बाज़ एक स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, आपको पता है मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, तो स्टूडेंट आते हैं आगे कहते हैं कि सर एक अंकल ने मुझे कहा है कि इस बार तो नहीं लेकिन अगली बार मैं तुम्हारा पक्का करवा दूंगा KPMG में, लेट्स से, या फर्गूसन में, या EY में, एनी ऑफ द बिग 4 फर्म्स। अब मुझे क्या 6 माह ज़ाया कर देने चाहिए अपने, अगर फॉर एग्जांपल अदर देन बिग 4 फर्म मुझे आज आर्टिकल्स की ऑप्शन मिल रही है, व्हाट शुड बी द ऑप्शन? क्या मैं अपने 6 माह ज़ाया कर कर बिग 4 का इंतज़ार करूं, या मैं कहूं यार मैं अपने 6 माह नहीं ज़ाया करना चाहता, बिग 4 नहीं आती तो ना है? देखिए, इन द एंड तो उसने क्वालिफाई करना है ना। एग्जामिनिंग बॉडी तो इंस्टीट्यूट ही है, चाहे सोल प्रोप्राइटर से कोई ट्रेनिंग कर रहा हो या किसी बड़ी फर्म से कोई ट्रेनिंग कर रहा हो, तो वो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज़ पीपल शुड रियलाइज दिस थिंग, इट इज़ नॉट द कॉम्पिटेंस मैटर, it's only the capacity of a small firm and a bigger firm to house as many trainees and to have a stretched business प्लेटफॉर्म। अदरवाइज कॉम्पिटेंस में तो मेरे ख्याल है माशाल्लाह सोल प्रोप्राइटर्स भी बहुत अच्छा और क्वालिटी का काम करें, ऑल इनकम्पसिंग साइमल्टेनियसली, कॉर्पोरेट साइड पे भी, टैक्स की साइड पे भी, अकाउंटिंग, एडवाइजरी, ऑडिट्स, दे आर डूइंग ऑल इंटीग्रेटेड थिंग, दे आर सब्सटेंशियली परफेक्ट मॉडल टू बी फॉलोड। बड़ी फर्मों में फिर स्पेशलाइजेशन है, टैक्स, ऑडिट, एडवाइजरी, कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, वो अपने और तरह से स्पेशलाइजेशन वो कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर किसी में खुद अर्ज हो सीखने की तो इट डज़ नॉट इम्पैक्ट मच, ठीक है। और अगर इन द इक्वेशन ऑफ लाइफ भी देखें, अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता, अब इतने ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन यू कैन स्पेशलाइज एंड यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर स्किल। 6 महीने 8 महीने लगा के आप कोई कोर्स कर लें तो देन यू विल बी इक्वली गुड टू यू नो compete with any other professional. अच्छा, उसमें एक बात ये भी है कि आप चूँकि फर्म में हैं, आप जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडस्ट्री में बहुत से लोग फर्म्स वालों को कहते हैं कि हमें बंदा चाहिए, और वो स्किल सेट भी रिक्वायर करते हैं कि इस टाइप का, इस लेवल का, इस कैलिबर का बंदा चाहिए। दूसरी तरफ आपके पास ट्रेनी आ रहे होते हैं जिनकी स्किल सेट आप देखते हैं, इंडक्ट करते हैं उनको,
आपको क्या गैप फील होता है, इंडस्ट्री के लोगों को क्या चाहिए और हम जो अपना सीए तैयार कर रहे हैं उसमें गैप क्या है और उसको किस तरह ब्रिज किया जा सकता है? देखें, एक जो चीज़ इंडस्ट्री की जो बहुत ज़्यादा जो इवेल्युएशन असेसमेंट में मैटर करती है कि वो दे लुक फॉर द टीम प्लेयर्स जिनको वो कैरियर ऑफर कर सकें। जो बैक एंड ऑफिसर्स वगैरह हैं जिन्होंने ऑफ साइट पे काम वगैरह करने के लिए, डजेंट मैटर फॉर देम कि हु इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। ठीक है, उनके लिए तो वो इनपुट वाले या कन्वेंशनल चीज़ें करने वाले उसमें, बट दोज हु कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट, those who can part of the team, part of the decision making, who can carry the weight of the organization, help it expand, grow and offer more career to the people, वो आपको you need to work on your interpersonal skills alongside your professional capability. जो अभी एक प्रॉब्लम वो आ गया है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी प्रैक्टिकली get to know this from the people, our contemporaries who are in the industry, that people are substantially keyboard warriors and they are more active on the social media. जो एक फेस टू फेस बैठ के बात करने का जो एक डायलॉग, एक मुकालमा, जैसे डॉक्टर आरफा कहती है हमारे माशरे से ख़त्म हो गया, वो प्रॉब्लम हो गई। एंड वी सी वन फाइन मॉर्निंग समवन गेटिंग अप एंड डिजाइनिंग कि नहीं जी मुझे तो ब्रेक चाहिए। ठीक है, वो दे आर नॉट मोर फोकस्ड ऑन यू नो हैविंग प्रायोरिटीज़ on building the relationship. They need to work on that side. They need to be focused that their decisions now they impact the people around them. The organizations they get affected with their choices to continue to stay or to move around. So they have to be responsible in that thing. And ज़िंदगी में हर चीज़ का शॉर्टकट है, एक्सपीरियंस का शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो जो आपके सीनियर हैं जो एक्सपीरियंस वगैरह उनके पास है, इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम देम, इट्स बेटर टू गेट अ ट्रांजिशन ऑफ द लेसन्स लर्न बाय देम। उसमें देखें, ये तो जिस तरह आपसे पहले भी बात हो रही थी टीचिंग वगैरह के एस्पेक्ट से कि उस्ताद में और ज़िंदगी में ये बड़ा फ़र्क है। ठीक है, कि उस्ताद सिखा के इम्तिहान लेता है, ज़िंदगी इम्तिहान लेके सिखाती है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि जो आपके सीनियर जो चीज़ सिखा रहे हैं, बी अडेप्टिव, बी रिस्पॉन्सिव, एक्सेप्ट दैट, वो एब्जॉर्ब करें उस जो उनका तजर्बा है, उनका एक्सपीरियंस है, दैट विल हेल्प यू फ्लरिश मोर। आप 3-4 साल के बाद जो चीज़ सीखेंगे, अगर आपको अभी मिल रही है अपना डिसीजन मेकिंग में, उसको आप इनकॉर्पोरेट करके यू कैन परफॉर्म मच बेटर। अच्छा, मैंने ये सब कुछ मैनेजर से बात होती है, हमारे स्टूडेंट हैं मैनेजर बन गए हैं, वो बातें आ गए सर जी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਪਿਓ, वो पंजाबी में इस तरह ही कहते हैं, वो कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਪਿਓ। बच्चा ना सीखना चाहता है ना काम करना चाहता है। बच्चा ये कहता है कि बस मैं आ गया हूँ, मैं प्लेस तो हो गया हूँ एक बड़ी जगह पे, मेरे साथ इतना बड़ा टैग लग गया है, अब मैं आराम से दाएं बाएं करूँगा, कभी किसी को कह दूंगा कि यार मेरी जॉब, मैं नहीं अभी जॉब करना चाहता, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। वो क्वालिफाई करने पे फोकस करता है, चीज़ें सीखता नहीं है, वो स्किल नहीं सीख रहा होता और वो क्वालिफाई करने पे फोकस करता है। इन द लॉन्गर रन क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, ये अगर थोड़ा सा लुक अराउंड करें, पोस्ट कोविड थोड़ा ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। ठीक है, और ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशंस ने इन चीज़ को रियलाइज़ किया, उनके एचआर ने इस एरिया पे काम किया, एंड देन दे रियलाइज्ड कि जो कोविड के एंड में जिन लोगों ने अपने अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की या कोई भी स्टडीज़ वगैरह, दे लैक दोज इंटरपर्सनल स्किल्स, उनकी एक्सेप्टेड, उनको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो एंटिटी की एक्सपेक्टेशन है उनसे टू डिलीवर, तो दे डिवाइज्ड प्रॉपर प्रोग्राम्स यू नो कि वो उसमें ट्रांसलेट कर सकें एंड हाउ दे कैन हेल्प एंड दे वर्क अराउंड। इसमें ऑफ कोर्स एक इर्तिका का अमल है, चीज़ें कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, नई चीज़ें इसमें आ रही हैं। एज ए सीनियर्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे साथ हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो वो थोड़े खुले दिलों से वो एक्सेप्ट करें कि जो नया टैलेंट आ रहा है उसके अपने एपेटाइट, अपने लाइफस्टाइल, अपनी कमिटमेंट, उसकी ज़िंदगी की मजबूरियाँ और तरह से। हम लोग जब बड़े हो रहे थे, पाकिस्तान में शाम की 7 बजे की अंग्रेज़ी खबरों से पूरे पाकिस्तान में शाम हो जाती थी, 9 बजे की खबर न मिलते पूरे पाकिस्तान में रात हो जाती थी। ठीक है, अब आज के जो जनजी के हैं ये ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। आई फील कि दे आर परफॉर्मिंग मच बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी, दे आर ओवर कमिटेड डिस्पाइट हैविंग सो मच सोशल मीडिया टाइम। वो अपनी स्टडीज़ भी मैनेज कर रहे हैं, सोशल लाइफ वगैरह भी मैनेज कर रहे हैं। तो वी हैव टू एब्जॉर्ब देम इन आवर फोल्ड्स, एंड व्हेन दे हैव डिसाइडेड टू परस्यू एनी कैरियर, बी इट आर्किटेक्चर और डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो उसके स्पेसिफिक्स में कुछ थोड़ा आगे वो बढ़ें, कुछ हम अपनी सफ़ों में उनके लिए जगह बनाएं, तो आई थिंक दे कैन टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल।
ज़बरदस्त, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। अदरवाइज बहुत से लोग इस पॉइंट पर आगे बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और कहते हैं कि यार इन लोगों ने कुछ नहीं इसमें करना। हमारे सीनियर्स ने जो वसत का मुजाहरा किया, ठीक है, तो फिर ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि वो एक लेसन लर्नड है। पॉजिटिविटी में आप जब भी लोगों को अपने फोल्ड में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, वेलकम करेंगे, दे विल। इफ़ यू विल ट्राई फ्रॉम द डे वन के आप उनको चेंज कर देंगे, वो चीज़ें नहीं है। गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड यू, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड देम, और उसके बाद आप यू कैन फील दैट यू कैन मेक अ वेरी गुड टीम। ठीक है, द एनर्जी एंड स्पिरिट दैट यूथ has and the experience that you carry, इन दोनों को आप blend करके you can serve much better the industry, the clientele and society at large. ओवरऑल जब आपकी कैटेगरीज होती हैं, नॉर्मली जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस तरह एक आता है, एक इंडक्शन होती है, एक ट्रेनिंग आता है और वो उसको जूनियर के हेड्स दे दिए जाते हैं कि यार आप जूनियर्स वाली वर्किंग है, फिर सेमी सीनियर बनता है, फिर सीनियर बनता है और स्टेप बाय स्टेप उसको वर्कलोड दिया जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले काम करता है, हायर लेवल पर जो काम होते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि बहुत से बच्चे जो कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो इतना वेट नहीं करना चाहते। वो कहते हैं यार ये मतलब एसेट्स की वर्किंग में क्या खास बात है, मैं एक्सपेंसेस की वर्किंग क्यों करूं मैं पहले एसेट्स से क्यों शुरू ना करूं। ऑल्दो ये बात पहले हो चुकी है मोरलेस, बट स्टिल मैं इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि एक हम उस जनरेशन के साथ मिल रहे हैं जो जनरेशन टिकटॉक देखती है और जो 5 मिनट की वीडियो देखने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज दे फील के भी 30 सेकंड में बस जो चीज़ नज़र आ रही है बस वो काफ़ी है, वो बहुत जल्दी में है। अच्छा, हमारे प्रोफेशन में या जो हमने सीखा है वो सीखा कि यार आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से बंदा सीखता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैश आया था। ऑल्दो आपने उसको पहले भी एड्रेस किया अपनी बात में, मगर इसके इस एंगल से थोड़ा सा इसको प्लीज़ डिस्कस करें। देखिए, इसमें खाली ग्रोथ का चैलेंज हमें ही नहीं है। जिस इंडस्ट्री, जिस इकोसिस्टम में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे भी ग्रोथ है। जिन सिस्टम में, जिन कंपनियों के जाके पहले ऑडिट हुआ करते थे, वहाँ पे जितना कुछ मैनुअल था, ठीक है, अब वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, सिस्टम ड्रिवन हो चुकी हैं, कंट्रोल्स हो चुके हैं। इवन गवर्नमेंट साइड पे भी आप देखें, अगर हम अभी दुबई गवर्नमेंट की बात करें, दैट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट दैट हैज़ गॉन कम्प्लीटली पेपर फ्री। ठीक है, कम्प्लीटली वो डिजिटाइज हो गए। तो ऑफ कोर्स जिस एपेटाइट कि हमारे अपकमिंग जनरेशन को एक डिज़ायर है कि दे वांट टू डू इट स्विफ्टली एंड दे वांट दे कैन बी मोर फोकस्ड ऑन दैट। आई मीन, व्हाई शुड दे बी स्पेंडिंग 2 hours 3 hours डूइंग सेम थिंग इफ़ दे आर अवेयर, दे आर कॉन्फिडेंट। अगर अपने टू द पॉइंट वो काम कर रहे हैं और उनको कंट्रोल्स का पता है, उनको पता है कौन से एरियाज इसमें देखने हैं, ये फिर जो उनके सीनियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको सही तौर पे गाइड करें कि ये इस तरह आपने देखना है। जो ऑडिट की प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं वो उसको इफेक्टिवली पहले प्लान करके बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट जो एक किक ऑफ मीटिंग ऑडिट टीम की है विद देयर पार्टनर, विद देयर क्वालिटी रिव्यू पार्टनर, अपनी डायरेक्शन उसके ऊपर सेट करें। एंड देन इफ समथिंग इज डेविएटिंग फ्रॉम दैट, देन दे कैन रेज द फ्लैग कि ये उस तरह तो नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज़ें थी। तो कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, बट अगर आपकी अप्रोच सही और आप सही काम कर रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट आई मीन। एआई तो शायद ये वाला काम और भी जल्दी करता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, हाँ ज़बरदस्त सर। जो सबसे कमाल बात है, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स न्यू जनरेशन। और आप जैसे लोग, हमें देखें, हम जो एक चीज़ ये है कि बी द सीनियर दैट यू वांटेड टू बी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप। वाह, ठीक है, तो जो आपके उस वक्त कुछ हमारी सोसाइटी लिमिटेशन थी, जिस इकोसिस्टम में थे, लॉ एंड ऑर्डर के मामले थे, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे थे। हमारे पास किताबें पहले फ़ोटोकॉपी लेके पढ़ा करते थे, किताबें स्टडी पैक्स नहीं हुआ करते थे। ठीक है, वो रास्ता सीनियर्स ने, कुछ हमने, हमसे पहले वालों ने आने वालों के लिए बनाया है, तो आज मंजिलें बहुत आसान हो गई आने वालों के लिए। तो वो आगे ये भी और आसानियाँ क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, कुछ लोग यहाँ पर जॉब क्वालिफाई कर लिया है, दे आर थिंकिंग कि भाई बाहर जाएंगे, पाकिस्तान में रहें, परेशान है, सोच रहे हैं, मुल्क की हालात देखते हैं तो कहते हैं यार बाहर चले जाएं, फिर माँ बाप को देखते हैं, दोस्ती यारी देखते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान में रहें। कुछ कन्फ्यूजन सी है सर, आप कोई गाइड करें। मुल्की हालात, मेरा ख्याल है हमारा प्रोफेशन तो लीस्ट इफेक्टेड है उससे। ये हमें तो आपको आप कहते हैं फर्मों में आर्टिकल्स नहीं मिलते। ठीक है, तो वो आई मीन यू कैन सी ऑन दैट, आई मीन यू हैव टू बी कॉशियस इन द वे यू थिंक। आप रमज़ान में जाते हैं, कहीं अफ्तारी की जगह नहीं मिलती, शहरियों में डबल शिफ्टें चल रही हैं। ठीक है, तो आप की जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पहले चीज़ आपको कहा जाता है कि अपने मकसद पे आप फोकस रखें, आप इकोसिस्टम से, एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंसेस मत लें। जो दूसरी चीज़ आपके डिसीजन को ट्रिगर करती है, दैट इज द चॉइसेस यू टेक।
आपने कुछ साल अपने आप को एज ए ब्रांड लॉन्च करने में लगाने हैं, या पहले अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी लेनी है, ठीक है। जो और फिर ऑफ कोर्स ऑल माय रिस्पेक्ट, हम सब की अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अगर किसी की जिम्मेदारियां हैं तो वो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता खुद ही खोल देता है, ठीक है। बट यू हैव टू बी, अगर इफ़ यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि यू आर नॉट कंपेल्ड और बाउंड बाय एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप अपने फिर डिसीजन खुद कर सकते हैं, फिर आप एक बेहतर तौर पर डिसीजन करें कि वेयर यू वुड बी इन नेक्स्ट 5 to 7 years। एक जो कन्वेंशनल मॉडल, जिस तरह हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते थे जी कि शुरू में 5-7 साल लगा लें कि गाड़ी बन जाए, घर बन जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस आके फिर तो किचन ही है और बच्चों की स्कूल फीस है, ठीक है। दूसरा फिर ये है कि कुछ जाते हैं, कोई नेशनलिटी परसू कर रहे होते हैं, फिर कुछ को बाहर कैरियर ग्रोथ और प्रोग्रेशन इतनी मिल जाती है, कुछ माशाल्लाह इतना बेहतर काम कर रहे होते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे अपने लेवल पर उनको नौकरी नहीं मिलती, कि यहाँ पे वो जिस फाइनेंशियल सेक्टर या बाकी टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इतना एडवांस काम कर रही है कि हमारे यहाँ पे अभी ऐसा इको सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता कि उनको वो करे। तो इट हैज़ टू बी ए कॉशियस डिसीजन, इट इज़ नॉट लाइक, क्योंकि बाहर की भी अब एपेटाइट चेंज हो रही है। पहले हमारे पूरे के पूरे गाँव अनस्किल्ड लेबर दुबई चली जाया करती थी, तब कोई भी चला जाया करता था, लेकिन वो तब दुबई अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब दुबई को स्किल्ड लेबर चाहिए कि अब उसको रिपेयर मेंटेनेंस वाला बंदा चाहिए, अब उसको नॉर्मल राज मजदूर नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह अब जो बाहर की जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं वो एक स्टेप अब आगे निकल गए हैं, उनको हमारे जो बंदे जाएंगे वो कितना वहाँ पे काम करेंगे एंड व्हाट कैरियर दे वुड हैव, तो दे शुड बी कॉशियस इन टेकिंग दोस डिसीजंस। एक चीज़ आपने 2 बार कही, मैं चाहता हूँ तो उसको एलेबोरेट करें। आपने कहा कि आप अपना ब्रांड, अपने आप को ब्रांड के तौर पे लॉन्च करें, इसका क्या मतलब है? आप यानी इससे क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, मैं आपको एक डॉक्टर की मिसाल देता हूँ। आप किसी क्लिनिक में जाते हैं कि डॉक्टर, आप कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ी अर्जेंट इधर देख लें, आपको एक जंग डॉक्टर आके पैराडोल लिख देता है, आप पहले बात ये कहते हैं कि समझ ही नहीं आई। बड़ा डॉक्टर आता है, वो पैराडोल लिख देता है, आप कहते हैं बड़ा अच्छा डॉक्टर है, कोई फालतू दवाई नहीं दी, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का बड़े डॉक्टर का, वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट। और ये जब आपके पास साइटेशंस होंगी कि आपने एज एन ऑडिटर, एज एन अकाउंटेंट, एज ए एडवाइज़र जो सक्सेस स्टोरीज वगैरह डिलीवर की हुई हैं, यू हैव बीन पार्ट ऑफ दैट, देन यू डेवलप योर सेल्फ इनटू अ मैग्नेट। फिर लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं, पहले आपकी बात एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको ट्रस्ट करते हैं। वंस दे हैव द ट्रस्ट इन यू, देन दे विल स्टार्ट फाइंडिंग यू, देन यू बिकम द मैग्नेट। फिर बिजनेस आपको खुद ढूंढता है, ठीक है। अगर आप हमारे जो प्रैक्टिस में मेंबर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, सोल प्रोप्राइटर्स वगैरह, वो कहते हैं बस हम और मजीद काम अब नहीं ले रहे। एक तो वो क्वालिटी कॉशियस है, और दूसरा दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जो उन्होंने मार्केट में इतना एक बेहतर क्वालिटी का काम किया है, इट विल कंटिन्यू टू रेजोनेट एंड पीपल विल कंटिन्यू टू कम टू देम। ज़बरदस्त सर जी, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन चल रही है। लास्ट में बस आपसे ये कहूँगा कि जो बच्चे नए इंडक्ट हुए हैं और ट्रेनिंग करने लगे हैं, उनको क्या एडवाइस है? नहीं, स्काई इज द लिमिट, दे हैव द फ्यूचर। हम लोगों ने तो अपनी इनिंग्स खेल ली है, दे जस्ट हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द फ्यूचर। जो मैंने जिस तरह पहले बात की कि देयर इज टू मीट अ फ्यूचर विच इज़ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। वो जो भी आपको भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट में काम करने का चांस मिल रहा है, अवेल इट टू द बेस्ट। यू नेवर नो कि कल आपको मज़ीद और क्या सीखना है फॉर नेक्स्ट 25-30 years ऑफ द करियर दैट यू मेक। तो मे गॉड बी विद देम। सो नाइस ऑफ यू सर। एक मतलब मुझे लगता है कि इट वाज लाइक एक ब्लेसिंग थी कि आपने टाइम दे दिया और इतनी फ्रूटफुल डिस्कशन। और मुझे लगा कि आपने आपके एक एक जुमले को 4-4, 5-5 बार लोगों को दोबारा रिपीट पर सुनना पड़ेगा ताकि वो उसका हर पहलू एब्जॉर्व कर सके। सो नाइस ऑफ यू सर। फॉर अ कॉमन कॉज एंड योर एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोफेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो नाइस ऑफ यू सर। मैं एंड पे यही कहूँगा कि ये हमारे प्रोफेशन के बड़े हैं, हम इनको देखें। इन लोगों ने जिम्मेदारी ली है इस प्रोफेशन को आगे लेके चलने की, अपने सीनियर से सीखा है और ये सोचा है कि मैंने इसको इससे बेहतर हालत में, इससे बेहतर पोजीशन में, इससे बेहतर स्टेटस में अपने जूनियर्स के हवाले करना है। इस प्रोफेशन की ये बड़ी खूबसूरती है। आप भी इस प्रोफेशन का हिस्सा हैं, आपने अपना रोल प्ले करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।